कंप्यूटर लैंग्वेज। अब बाकी तो लग रहा है कि कैमरा का लैंग्वेज है। और सी लैंग्वेज, यही दो विषय पढ़ना था पार्ट सेकंड पार्ट में, और कुछ नहीं। मैथ भी है। चलिए बढ़िया से तैयारी करिए। कंप्यूटर का तो आजकल डिमांड है। आज ऑनलाइन के ज़माने में जब से कोरोना आया है, सबसे ज़्यादा डिमांड हो गया है किसका? कंप्यूटर का, कंप्यूटर चलाने वाले का। हाँ हाँ, इंजीनियरिंग करने वाले लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस लिया जाए। वो ज़माना था जब लोग सिविल लेते थे, मैकेनिकल लेते थे, इलेक्ट्रिकल लेते थे, और आज ज़माना आ गया कि सीएस पहला चॉइस सबका वही है। पर ये नहीं जानते कि धड़ाम से सीएस गिरेगा। जब सब लोग सीएस पे लगेंगे ना, बहुत ज़्यादा भविष्य सीएस का नहीं है। धड़ाम जितना कमाना है कमा लो इधर 5-7 साल में, गिरेगा धड़ाम से। हम बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं। लोग सीएस पढ़े हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। रेलवे में नौकरी मिलेगा ना। मैकेनिकल से इंजीनियर है तो रेलवे में नौकरी मिल जाएगा। सरकारी नौकरी करिएगा, निकलता ही नहीं है तो बढ़िया से इंजीनियरिंग नहीं किए हैं। आजकल ये भी लोग कर रहे हैं कि इंजीनियर बन रहे हैं मैकेनिकल का, लेकिन नौकरी कहाँ ले रहे हैं जाके? सीएस में। हम तुम, हाँ पैसा खूब मिलता है। नहीं, अब वो दौर है, जमाना है, टाइम है। किसी का टाइम आता है तो चला जाता है भी। चलिए लिखिए, महासागर तल का ऊंचा वच। बात मत करिए भाई प्लीज। महासागर तल का ऊंचा वच, ऊंचा वच। हाँ, ओशियन रिलीफ। आज पहली क्लास है, फिर भी टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना टेंशन? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसका पिछले किसी चैप्टर से कोई संबंध नहीं है। ये चैप्टर सबके लिए नया है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, उन सब के लिए चैप्टर क्या है? बिल्कुल न्यू है और बिल्कुल आसान है। इस चैप्टर के बाद हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। यदि टाइम बच गया तो आज ही शुरू कर देंगे, ठीक है? तो महासागर तल का उच्चावच क्या है, इसके बारे में बताऊं कि जितना विविधता। उच्चावच का मतलब सुन लो मेरी बात, पहले बात सुन लीजिए तब लिखना लिखिएगा। उच्चावच का मतलब होता है जिस तल की बात कर रहे हैं आप, उस तल की गहराई और ऊंचाई का अध्ययन। जिस तल पर आप बैठे हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं महासागर तल का ऊंचावच, यानी महासागर के तल की गहराई और उसके अंदर में जो लैंडस्केप है उसकी ऊंचाई। ऊंचाई और गहराई के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? उच्चावच। किसी भी चीज़ के ऊंचाई और गहराई के अध्ययन को ही, स्टडी ऑफ हाइट एंड डेप्थ इज नोन एज रिलीफ। किसी भी तल के ऊंचावच का मतलब, जैसे हम कहते हैं धरती का, समुद्र का छोड़िए, धरती का ऊंचावच बताइए, तो बता सकते हैं आप कि भारत का ऊंचावच बताइए, तो भारत के उत्तर में हिमालय है, काराकोरम है, दक्षिण में आएंगे तो अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर्वत है, मध्य भाग में एक विशाल मैदान है, समुद्र के किनारे विस्तृत किनारा है, समुद्र के अंदर कई सारे द्वीप हैं, मरुस्थल है। ये सब क्या है? धरती के ऊपर जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, जो धरती के ऊपर में जो स्वरूप आपको नजर आ रहा है, नेचुरल लैंडस्केप जो नजर आ रहा है, उसी को रिलीफ कहते हैं। जिस चीज के बारे में आप रिलीफ अगर किसी का पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उस धरती के ऊपर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, नेचुरल स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि आपके बिल्डिंग के बारे में उसमें पढ़ लेंगे, आदमी द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर नहीं, जो धरती पर नेचुरल स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ते हैं, नेचुरल स्ट्रक्चर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलीफ या उच्चावच कहते हैं। क्लियर है? पूरे धरती पर आप जानते हैं
कि 71% भाग पर वाटर है और 29% भाग पर ज़मीन है, या मोटा मोटी देखें तो 3/4 पर पानी है, 3/4 पर क्या है, पानी है, 3/4 पर वाटर है और 1/4 पर लैंड है। ये सब पता है ना आप लोगों को, सब कोई जानता है। धरती का 3/4 पानी है, मतलब कि 71% जो अर्थ है वो समुद्र के पानी से ढका हुआ है। 71% पर वाटर है, वाटर, और 29% पर लैंड। परसेंटेज में किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, ब्रिटानिका नोट कर लेना है भाई। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक संस्था है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या है जी? नहीं बोलते जो आदमी पढ़ने में तेज रहता है, खूब जवाब देते, क्या बोलते? तो पूरा इनसाइक्लोपीडिया हो तुम जी। नहीं बोल देते, सर बातें के जवाब देते, तुमको तो केबीसी में जाना चाहिए, नहीं कह देता आदमी। वो भी आदमी फूल के कुप्पा हो गया कि हमको तो बहुत पढ़ने में हम तेज हैं, हमको तो केबीसी जाने के लिए बात कर रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। नहीं, किसी को पढ़ाई छोड़वाना है तो उसका दूसरा मेथड भी है, उसकी खूब तारीफ कीजिए कि तुमको क्या ज़रूरत है पढ़ाई का, इतने तेज हो तुम, छोटा मोटा सवाल पूछ के उससे फुलाए रखिए उसको। बताओ बिहार से कौन नेतृत्व किया 57 की क्रांति का? बाबू कुंवर सिंह। देखो क्या बात, तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारा हम तारीफ करते हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताओ, श्रीमती राबड़ी देवी। क्या बात है, क्या तो बहुत नॉलेज है भाई तुम्हारे पास। 10-20 दिन उससे ऐसे पूछ लीजिए, वे किसवा दिन से पढ़ाई छोड़ देगा। भाई बहुत नॉलेज है हमको। ऐसे अगर कोई कर रहा है आपके साथ, हल्का हल्का सवाल पूछ रहा है, तो हो सकता है आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो। ऐसा होता है ना जी। इसलिए संभाल कर रहिए ऐसे लोगों से जो आपसे इस तरह के सवाल पूछ के आपकी तारीफ करते हैं, उनसे तुम दूरी बना लीजिए। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार धरती पर कितना पानी है, एक खत बोलना भी है, नया पुराना कुछ ना होता, काहे टेंशन में हो, बोलो धरती पर कितना पानी है? 71%। जोर से, विद्यार्थी बनिए ना, बच्चा है तो बच्चा बनिए, तभी सीख पाएंगे। मैच्योर बनने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। हम क्या बोलते हैं, जब हमको भी सीखना हो, अगर आप टीचर यहाँ बन जाए, हमको आपसे कुछ सीखना है, अगर हम आपके सामने मैच्योर बन गए ना कि हम भी बहुत कुछ जानते हैं, तो फिर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपका जो एक्स्ट्रा बात हमको लेना है तबे ले पाएंगे जब हम दिमाग को खाली कर दें। ओशो का एक, ओशो हमेशा अपनी सभा में कहा करते थे, ओशो रजनीश, हमारा भी नाम रजनीश है, कि हमारे सभा में जब भी आई तो जूता चप्पल के दिमाग के, जूता चप्पल के साथ दिमाग भी बाहर उतार के आइए, तभी कुछ सीख पाइएगा। तो इसलिए सभा में आइए तो दिमाग लेकर के मत आइए, खाली दिमाग। जो मेरे पास है वो तो छीन नहीं कोई सकता, जो मेरे पास है कोई छीन नहीं सकता, जो इनका हम ले लेंगे। चालाकी इसी में ना है, चालाकी किसमें है कि जो इनके पास है वो ले लेना है, बाकी अपना मेरे पास तो है ही है। अपना दिमाग हम आए थे क्लास में आके, अगर अपना दिमाग देना है तो बात ये आएंगे कि सर हम पढ़ाना चाहते हैं, है भाई। मान लीजिए अगर आप कहें कि नहीं हमको अपना दिमाग भी लगा रहे हैं, इसका मतलब फिर बात करिए कि सर हम भी अब उस लायक हो गए कि सर हम पढ़ा सकते हैं। ऐसा होता है। तो सीखना है तो बच्चा बनिए और खूब यस सर, नो सर, जी सर, समझ में आ गया सर, हाँ सर ये दिक्कत है सर फिर से समझा दीजिए, बच्चा बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार 3/4 पर या 71% पर पानी है, 1/4 यानी 29% लगभग पर क्या है? लैंड है। क्लियर है? धरती के ऊंचाई, सुनिए, धरती पर ही समुद्र है और धरती पर ही सब कुछ है। धरती के ऊंचाई और गहराई का एक कर्व तैयार किया गया। एक ऊंचाई और गहराई का क्या तैयार किया गया? कर्व। इस कर्व को बोला गया हिप्सोग्राफिक कर्व। हिप्सोग्राफिक कर्व। एक धरती की ऊंचाई, टॉप पॉइंट और सबसे निचला पॉइंट का एक ग्राफ तैयार किया गया। उस ग्राफ का नाम था हिप्सोग्राफिक कर्व। हिप्सोग्राफिक कर्व हिंदी में भी लिख दीजिए। हिप्सो पूछा जाए धरती के औसत ऊंचाई और धरती पर औसत गहराई निकालने के लिए जिस कर्व का इस्तेमाल किया गया उस कर्व को क्या कहते हैं? हिप्सोग्राफिक कर्व।
धरती के ऊंचाई, औसत ऊंचाई और गहराई को जानने के लिए जिस कर्व का इस्तेमाल किया गया उस कर्व को बोलते हैं हिप्सोग्राफिक कर्व। समझ में आ रहा है? अभी उच्चावच में पढ़ाना शुरू नहीं किया हूँ, अभी सिर्फ बाहरी हूँ, उच्चावच अभी शुरू नहीं किया हूँ। समुद्र के अंदर कहाँ कितनी ऊंचाई है, कितनी गहराई, इस पर बात अभी नहीं किया है, अभी सिर्फ आउटलाइन में चल रहा हूँ। समुद्र के अंदर जो गहराई है, अधिकतम गहराई, अधिकतम ऊंचाई, उसको जानने के लिए जिस कर्व का इस्तेमाल किया गया उसे बोला जाता है हिप्सोग्राफिक कर्व। इस कर्व के अनुसार धरती की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। धरती की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। और धरती की लिख दीजिए, धरती की औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। और सागर की औसत गहराई, सागर या महासागर, महासागर की औसत गहराई 3800 मीटर है। औसत गहराई 3800 मीटर है। अंग्रेजी वाले नाराज न हो विद्यार्थी। एवरेज हाइट ऑफ अर्थ लैंड पार्ट, एवरेज हाइट ऑफ लैंड पार्ट इज 840 मीटर। एवरेज हाइट ऑफ लैंड पार्ट इज 840 मीटर। जमीन की औसत ऊंचाई विद्यार्थी जी 840 मीटर है। और समुद्र की जो एवरेज गहराई है, आप जानते होंगे कि समुद्र में हर जगह गहराई एक समान तो होगा नहीं, इस बात को आप जानते हैं? समुद्र में हर जगह की गहराई एक समान है क्या? तो औसत गहराई, एवरेज डेप्थ जो माना गया, इसने बोला समुद्र में हर जगह लवणता अलग अलग, तो औसत था 35। उसी प्रकार समुद्र की जो औसत गहराई है, एवरेज डेप्थ है, वह 3800 मीटर, 3800 मीटर। और समुद्र की जो एवरेज हाइट है वो कितना है भैया? 840 मीटर। एकदम क्लियर है ना भाई? ये सब कुछ जीके जीएस से उसको नोट कर लीजिए। क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी। हाँ, किलोमीटर में तो बता लोग चले जाइएगा, राजा बली से मिलाइएगा। 3800 मीटर ना, किलोमीटर में पता चला कि गए हैं तो लावा बन के निकल रहे हैं, या अंदर भेंट हो गया राजा बली से। धरती पे कुछ अमर लोग हैं जो नहीं मरे हैं आज तक। एक तो हनुमान जी हैं जो जिंदा है ना, जिंदा देवता है। दूसरा अश्वत्थामा भी है। ऐसे कई लोग हैं, जिसमें तीसरे व्यक्ति बलि भी है। राजा बलि अमर हो गया है। वो जो है ना, ओणम फेस्टिवल के दिन वो बाहर निकल के धमका के सबको फिर अंदर चला जाता है। ये अपना आदमी सब है, ओणम मनाते हैं ना, केरल में एक त्यौहार मनाते हैं ओणम। पताल लोग के देवता बलि की पूजा वो लोग करता है। भगवान उससे मांगने आए थे जमीन, दानवीर बन रहा था। अंतिम जमीन 2 कदम तो नाप लिए पूरा, तीसरा कदम में कुछ था ही नहीं उसके पास। तो उसके बाबा आए, बाबा ने दादा परदादा प्रहलाद बलि के दादा परदादा थे ना। प्रहलाद आए, बोले कि देखो विष्णु के भक्त, इनके मिजाज बनते हैं। शरीर जो होता है जमीन आसमान से परे होता है। बोलो कि मेरा शरीर बचा, इसी को नाप लीजिए। तो भगवान खुश हो बोले, तुम मांगो, तुमको इंद्र से ही बड़ा पद भी देंगे, पताल लोग, ये फ्री में दे दिए, इसके बाद तुम मांगो हमसे। तो बोला कि आप हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करिए। बोला कि लीजिए, सही बात, हम जिस दरवाजे से निकले आप दिखाई दीजिए दरवाजे पर। अब माता लक्ष्मी बेचैन ऊपर, तो बताइए क्या करें क्या करें। घूम घूम के सभी देवता भी बोले कुछ उपाय बताइए। वो बलि जो है सब अपने यहाँ गार्ड की नौकरी दे दिया है ना। तो एक उपाय है, जाके बलि को राखी बांधिए, बहन बन जाइए। फिर राखी बांध कुछ बोलेगा कि मांगो बहन, तो मांग लीजिएगा। विष्णु भगवान क्या तुम बताओ, कम से कम अपने बहनों की कलर की नौकरी देते ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देके बैठाए हो, ये क्या मतलब हुआ? जाने दो मेरे साथ। तो इसी दिन से रक्षाबंधन मनाते हैं। कई कहानी रक्षाबंधन का, उसमें एक भी कहानी है। हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। सिस्टर और भाई का जो रिश्ता होता है सबसे पवित्र, सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है, जिसमें धोखे की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये सच्चाई बात है। बहन और भाई का रिश्ता सबसे बढ़िया रिश्ता होता है। तो उसका उपयोग माता लक्ष्मी भी कर चुकी हैं बलि के साथ। अब बलि बेचारा इनोसेंट आदमी, ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, राखी बंधवा लिया। मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती किसी को राखी बांध दिए। जिसको मर्जी है बनवाने का उसी को बांधिए। क्यों जी?
हैं? चलिए कोई बात नहीं। कौन सा, अच्छा कोई क्या बुरा काम कर दिया उन्होंने कि आप इस तरह से मजा ले रहे हैं? वुमेन्स कॉलेज से राखी बनवा ली, राखी तो बनवाए, इसमें क्या बुरा काम कर दिए? हाँ ये कहीं फ्री में बनवा लिए होंगे, पैसा रुपया ना दिए होंगे, बात हो सकता है कि भाई बहन अभी मान जाओ, नौकरी रहेगा तो फिर बात करना हमसे। नहीं चलिए कोई बात नहीं, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, अब बाकी बातें होती रहेंगी। तो भैया अकॉर्डिंग टू हिप्सोग्राफिक कर्व के अनुसार धरती की औसत ऊंचाई, एवरेज जो हाइट है वो 840 मीटर है, और समुद्र की जो औसत गहराई है वो है 3800 मीटर। एकदम याद कर लीजिए। अब हम लोग इतना नोट कर चुके हैं विद्यार्थी जी, तो अब आते हैं कि समुद्र के अंदर यदि हम प्रवेश करते हैं, समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं, तो चूंकि हमें हिमालय की ऊंचाई तो मापना नहीं है, हम समुद्र के अंदर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे गहराई बढ़ती जाएगी, तो हम डेप्थ में ही तो जाएंगे ऊंचाई से। तो यहाँ पर कर दीजिए आप, यहाँ कर दीजिए आप, और यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर रख दीजिए आप 8, ऐसे कर दीजिए। समुद्र गहराई मापना है अगर तो यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए 0 किलोमीटर, और हाँ सॉरी मीटर, बड़ा किलोमीटर 0 मीटर कर दीजिए, और यहाँ पर कर दीजिए आप 6000 मीटर, 6000 मीटर, 0 मीटर और 6000 मीटर। यहाँ समुंदर का किनारा है जहाँ आप खड़े हैं एंजॉय करने के लिए। समुंदर किनारे इंसान क्यों जाता है? 3 कारण से जाता है। एक तो जाता है मछली पकड़ने, सुसाइड के लिए कहा जाएगा समुद्र में, अजीब हालत से मैंने इतना खर्चा करके जाएगा सुसाइड करने। सुसाइड करना है तो इसमें तो आराम काम है, जो कर रहा है उसको और करवा दीजिए, धरती का बोझ है वो, है ना। सुसाइड बताइए ना, सुसाइड कोई सोल्यूशन है? गलत बात है। जो लिंक करने जो जा रहे उसको करवा दीजिए, है ना, और तीर दीजिए ऊपर से, एकदम परमानेंट खत्म हो जाए, बचने की कोई संभावना ना बचे। अब तो मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में लगाया गया, उसी लिए तो लगाया गया है, वो गेट लगा दिए हैं वो दिल्ली मेट्रो में। मैंने मेट्रो का गेट खुलेगा तभी वो खुलेगा, फिर दरवाजा बंद, तो इतना ऊंचा ऊंचा दीवार है वो, और गार्ड लगे हुए हैं, आप कूद के नहीं मर सकते। अब नहीं तो कई वहाँ पर प्रेमी जोड़े ज़्यादातर कूदते थे। ज़्यादातर जो सुसाइड दिल्ली में होता है या कोटा में होता है वो सब प्रेम संबंध टूटने के कारण होता है, ये सच्चाई है। और ज़्यादातर गांव के भुच्चड़ बच्चे सुसाइड करते हैं, जाते हैं पहली बार किसी लड़की को देखते हैं या लड़का को देखते हैं, पहली बार देखे तो पड़ गए पूरा गहराई में, ये नहीं जानते सामने वाला 15-20वां उसका प्यार है। सच्चाई है भाई, लड़का हो या लड़की, भुच्चड़ लड़की भी होती है, भुच्चड़ लड़का भी होता है। हाँ ना, वो सब प्यार मोहब्बत की बात नहीं है। तो ये जो है ना, सुनिए, ये हम सुसाइड का जो कंडीशन हुआ ना, ये हुआ हम न तो यूरोपियन कल्चर को अपना पाए और न अपना कल्चर हम छोड़ पाए, या बीच में रह गए इसलिए सुसाइड हो रहा है। हम पश्चिमी सभ्यता को अगर पूरा ओढ़ लेते लबादा तब भी सुसाइड नहीं होता। तो रिश्ते, शादी के रिश्ते भी वहाँ नहीं चलते। यूरोप और अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ जिस दिन शादी होता है ना, उस दिन ही तलाक का पेपर भी तैयार हो जाता है, और उसमें कहा जाता है कि जब तलाक अगर होगा आपका तो आप क्या क्या लेके जाएंगे, उसी दिन हिस्सा बढ़ता है कि ये वाला इनका, ये वाला इनका। इसीलिए वहाँ पर तलाक 1 घंटे के अंदर हो जाता है। शादी जैसे आधे घंटे में होता है ना, यहाँ भी हो जाता है। यहाँ तलाक 3-4 साल में होता है, जब तक तलाक हुआ फिर से दोस्ती हो जाती है। हाँ, रोज कोर्ट जा रहे हैं, एक दिन फिर से दोस्ती हो गया, जाके बोले कि सर हमारा केस वापस लेना है। तो भैया अमेरिका में पहले ही बढ़ जाता है हिस्सा, सही बता रहे हैं। और पूछिए कि भाई जॉन भाई तुम्हारी मम्मी तो मिस्टर ट्रंप के साथ है ना, और पापा तो मिस एनी के साथ। तो भैया वहाँ पर चलता है। वहाँ पर ये गर्व की बात है कि हमारी मम्मी वर्तमान में 15वें पुरुष के साथ हैं, हमारे पापा वर्तमान में 16वीं महिला के साथ है। अब भारत में यदि झूठी बात भी बोल दी है ना किसी के बारे में तो गोली मार देगा आपको, समझ रहा है बात ना, यहाँ बर्दाश्त नहीं है। तो कहने का मतलब है कल्चर उसका हम अपनाते तो पूरा अपना लेते, हम अपनी कल्चर छोड़े नहीं। सोच से हम भारतीय रह गए, दिल से भारतीय रह गए, अल्लाबादा ओढ़ लिए पश्चिमी सभ्यता का। माता पिता में भरोसा नहीं, प्रेम करके शादी करना शुरू कर दिए, अब प्रेम टूटा तो कर लिए सुसाइड। अरे उतारे तो पूरा भारतीय लबादा उतार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी का आने जाने का।
करो प्रेम, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पर फर्क नहीं पड़ता प्रेम टूटने का, आने जाने का, तो भी करिए प्यार जितना करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई यही है। अपनी सोच को बदलिए, दिल से प्यार मत कीजिए, दिमाग भी लगाइए थोड़ा। है इधर आ जाइए। उतना ज़्यादा मुझे नहीं है अनुभव, लेकिन हम चूंकि पढ़ा रहे हैं बहुत दिनों से, और कम से कम ऐसा केस करीब 50 केस ऐसा सॉल्व किए होंगे हम। मैं पढ़ा रहा हूँ करीब 2009 से, तो हम प्रोफेशनल दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। तो गुड़गांव में हमारा पहला केस मिला था, हमको याद है कि हम 7 बजे पहुँचते थे क्लास में, तो एक लड़का उस दिन 6:30 बजे से ही आके खड़ा था गेट पर। हम बोले कुछ मैटर जरूर है, तभी खड़ा है पहले से। हम बोले क्या बात है, पहले से खड़ा हो, खोलो गेट खोलो, शटर उठाओ, चाबी दिए, उठाया। गुड़गांव IBS कोचिंग था, न्यू रेलवे रोड लाल मेडिकल के सामने कोचिंग थी। हम पढ़ाने जाते थे गुड़गांव सुबह 7 बजे। तो उसको अंदर ले गए, बोले कोई बात, उदास लग रहे हो। पूरा तेज रोने लगा लड़का, पूरा तेज रोने लगा। सबको लगा सर 10 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए। हम बोले 10 लाख खर्च कर दिए। फिर उसको बेचारा एकदम पूरा रोने लगा। हम इस समय इसको डांटना ठीक नहीं है, अभी इसको प्यार से समझाते हैं। प्यार से क्या समझाएं, नंबर क्या दिए। वो लड़का जो है 3 बजे भोर में फ़ोन करके रोने लगे कि सर बहुत याद आ रहा है सर। हम बोले कि तुम सुनो, तुमको कोई याद वाद नहीं आ रहा है, तुम्हारा पैसा तुमको याद आ रहा है कि 10 लाख लेके चला गया सामने वाला। हम के एड्रेस बताओ, हमला बोलते हैं। चलिए, ये सब थोड़ा हंसा दिया आप लोगों को। कहने का मतलब इतना है कि आप पढ़िए मन लगा के। जो आपकी शिक्षा है ना, जो आपकी पढ़ाई है, वो संचित निधि है, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता। किसी परिस्थिति में आपसे वो कोई नहीं छीन सकता। जो आप पढ़ते हैं, जो आप सीखते हैं, वो आपका होता है। आप घर से निकल जाते हैं, आपका सब कुछ चला जाता है। अकेला शिक्षा है जिसके दम पर दोबारा आप खड़े हो सकते हैं। अकेला आपने जो सीखा है वो आपको हमेशा साथ देगा। ये बात आप हमेशा याद रखिए। दुनिया में आपकी कोई भी इंसान को लीजिए, कितनी भी आपकी IQ तेज है, कितनी भी IQ आपका तेज है, कितने भी बुद्धिमान आप हैं, कुछ काम नहीं आता। यदि आप मेहनती हैं, आपके अंदर एक कला है मेहनत करने का, तो दुनिया में हर लक्ष्य को आप पा सकते हैं। मेहनत करने का गुण आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। इसलिए याद रखिए, हमेशा अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने आप को वहाँ पहुँचाइए जहाँ आपसे मिलने के लिए लोग वक्त मांगे आपसे। आप 6 महीने अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए। ये मोटिवेशनल लेक्चर समझिए, मजाक मजाक में मैंने कई बात आपको बोला, लेकिन ये बात समझने वाली थी। जो मैंने कहा आजकल के युग में सामान्य बात है प्रेम हो जाना, प्रेम कर लेना, बतिया लेना, बात छोड़ देना। इसलिए मैंने बताया कि दिमाग लगाइए और अपनी दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिए पढ़ाई के ऊपर। 6 महीना अपने आप को बंद कर लीजिए, सब कुछ से, मोबाइल सबसे, दोस्तों से दूर हो जाइए। हम बता रहे हैं कि अगले 1 साल के बाद आपसे टाइम लेने के लिए लोगों को टाइम मांगना पड़ेगा कि सर कब आपके पास टाइम है। मिलने के लिए लोग आपसे तरसेंगे। ऐसी शख्सियत पैदा कीजिए। ये होता है, एक इंसान के पास असीम क्षमता है, बहुत ताकत है। अगर लगा दे जोड़ ना कि हम तोड़ के रख देंगे, तो सही में वो तोड़ देगा किसी भी बैरियर को। तो बस अपना जोड़ लगाइए, खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए, सब कुछ वही है। जिस दिन आप ताकतवर हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, पद वाले हो जाएंगे, पूरा दुनिया देखिए। आज सर आते हैं यहाँ, तो कई लोग ऐसे आ जाते हैं जिसका कोई काम नहीं है। सर ने पूछा भी कि क्यों आए हैं मिलने भाई, तो सर आपको देखे थे इसलिए सोचे कि मिल लेते हैं। सोचिए, ऐसे भी होता है जिसको कोई मतलब नहीं, वो भी मिलना आपसे चाहता है। जब आप एक बार कलेक्टर बन जाएं, IAS बन जाएं, SDM DSP जो बन जाएं, तो ये होता है। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सामने 69वीं BPSC है, 4 महीने बाद PT जिस दिन खराब हो गया, कोई आपसे नहीं पूछेगा। इतना डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपको नहीं पता कितना ज़्यादा अंदर चले जाएंगे आप। इसलिए प्लीज़ 69वीं BPSC खराब नहीं होना चाहिए। जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है उनका 69वीं खराब नहीं होना चाहिए बात। और आप लोग शानदार बच्चे, मैं आपकी तारीफ करता हूँ बाहर में कि मिशन 50 का एक बच्चा बहुत होनहार है, बहुत पढ़ने वाला बच्चा है। ये जो बैच हमको मिला है, पहली बार एक शानदार बैच मिला है। तो शानदार मिला है तो इसमें 100% रिजल्ट हमको चाहिए, 1% भी नहीं गिरना चाहिए। और आप लोग भी जो आए हैं, बहुत शानदार बैच आपको नसीब हुआ है, जहाँ सारे बच्चे मेहनती हैं। बड़ी कंपटीशन चल रहा है टेस्ट के दिन, कौन टॉप का इधर है पता नहीं चल रहा है। आज ये टॉप तो कल वो टॉप, ऐसे हो रहा है। तो पढ़िए मन लगा के। हम एज ए टीचर आपका जितना कहिए, एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, पूरा मदद हम आपको करेंगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तब नहीं पढ़ेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, तो हमसे क्या पूछेंगे, क्या मदद लेंगे आप हमसे? मदद तब लेंगे जब आप घर से पढ़ के आएंगे। तो पढ़िए मन लगा के। माता पिता बड़ी आशा लगा के आपको भेजे हैं पटना की बेटा बेटी जा रही है वहाँ, जा रहा है वहाँ, तो कुछ बन के आएगा जो हमारा समाज में स्थिति है उसको उठाएगा जा करके। और आप उनको निराश मत कीजिए। चलिए, तो शुरुआत में जहाँ पर आप एंजॉय करने जाते हैं समुद्र के किनारे, उसको बोलते हैं हम लोग बीच। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं बीच बोलते हैं।
यानी कि उसको पुलीन कहा जाता, मैं पहले बताया था। पुलीन, हिंदी में पुलीन बोलते हैं, जहाँ पर हम समुद्र के लहरें, माने ऐसा स्थान जो हमेशा समुद्र के पानी में डूबा न रहे, ऐसा स्थान जो समुद्र के पानी में हमेशा डूबा हुआ न रहे, बल्कि जब लहरें आए तो समुद्र उसे डुबा ले, और जब लहरें पीछे चली जाए तो खुला ऐसे ही तट मिल जाए, जहाँ पर बैठ करके आप समुद्र की लहरों से खेलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। उस जगह को बोला जाता है विद्यार्थी जी बीच, उसको बोलते हैं पुलीन। एक तरह से टूरिस्ट प्लेस होता है वो, और जिस राज्य में वो तट पड़ता है उस राज्य के लिए वो रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स होता है। आप जब भी पढ़िए कोई चीज़ तो सबको इकोनॉमी से जरूर जोड़िए। कोई भी पार्ट आप पढ़ते, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, या फिर किसी भी चीज़ का, तो उसको इकोनॉमी से जोड़ दीजिएगा आंसर में, मेंस के आंसर राइटिंग में, तो आपका आंसर बेहतर हो जाता है। तो हमेशा कोई भी चीज़ आंसर लिखते, मेंस के लिए खासकर उपयोगी होगा, कि कोई भी चीज़ मेंस में आप लिखें उसे उस राज्य के, इस देश के इकोनॉमी से जोड़ देते हैं, तो सामने वाला टीचर ये समझेगा कि बहुत इनोवेटिव आइडिया वाला बच्चा है, इसके पास कई सारे आइडिया हैं, ये बन के आएगा तो कुछ बड़ा काम करेगा राज्य के लिए, इसलिए इसको नंबर दिया जाए। कमियां हजार हैं पर ये लड़का योग्य है। एक जगह मुझे दिखा, इसको छटने का मतलब है कि बिहार का एक बड़ा अधिकारी को हम बाहर कर रहे हैं सिस्टम से, है। एक मिले हमको आयोग के मेंबर, बीपीएससी के रिटायर्ड मेंबर मिले, जो 64वीं तक मेंबर थे और बाद अब मेंबर नहीं है। तो बैठे 1 घंटे उनसे हमारी बात हुई। हमने पूछा कि आप किस टाइप के बच्चों को चयन करते हैं इंटरव्यू में। वो इंटरव्यू लेते थे, रियल में बीपीएससी के मेंबर थे, वो नाम नहीं बताऊंगा। तो हमसे मिले, तो हमसे बोले क्या देखते हैं आप? बोले कि देखिए रजनीश जी, हम 36 नंबर भी दिए हैं, 116 नंबर भी दिए, 120 में 36, 120 में 16 भी दिए हैं। बोले सर ऐसा क्या है, क्या देखते हैं? तो सर देखिए, अगर मुझे लगा कि लड़का बिल्कुल अधिकारी बनने लायक नहीं है, कुछ भी जवाब देते तो हम अड़ जाते थे, 36 तो 36, 30 तो 30, इसको बढ़ाएंगे नंबर नहीं। लेकिन जिस लड़के में एक जवाब भी हमको लगता था कि अधिकारी बनने वाला दे दिया, तो 116 देते थे। तब बोर्ड मेंबर हमसे पूछते थे इसको 116 काहे दे दिए, हमसे पूछ देते थे कभी कभी कि 116 112 क्यों दे दिए, क्या देखा इसमें आपने? हम तो कुछ नहीं लगा। बोला कि जवाब सुना, ये जो जवाब मैंने पूछा थे सुने थे आप? बोला हाँ, ये तो रियल ऑफिसर वाला जवाब दिया, तो इसलिए ज़्यादा नंबर दिया। देना तो था 96 नंबर ही, पर 112 इसलिए दे दिया, हो सकता है मेंस में इसका कम नंबर हो, 100 मेंस में इसका कम नंबर हो, इसको इतना बढ़ा के दे दे कि मेंस मेंटेन हो जाए और ये लड़का किसी भी हालत में बाहर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसका एक जवाब मुझे दमंदर तक टिका दिया, लगा कि ये बाहर हुआ मतलब बिहार एक बड़ा बढ़िया अधिकारी से बाहर हो जाएगा, इसलिए इसको तो किसी हालत में बनाएंगे, इसलिए ज़्यादा दिया ताकि अगर मेंस में कम नंबर भी हो तो ये बच्चा सेलेक्ट हो जाए। तो समझ में आया ना? हम खुशकिस्मत हैं कि कई आयोग के मेंबर और अधिकारियों से मिले हुए जो आयोग के अंदर रह चुके हैं, कई बार मिला है, और उनसे पहला सवाल यही होता था क्या देखना चाहते विद्यार्थी में आप, हम यही पूछते थे। तो भैया समझ गए बात? तो आपको थोड़ा सा इकोनॉमी को अगर जोड़ के कोई भी उत्तर लिखते हैं, कला संस्कृति भी लिख रहे हैं ना आप, मौर्य कला, पाल कला, वहाँ भी इकोनॉमी से जोड़ दीजिए कि सरकार अगर इस कला पर ध्यान दे तो भैया तो कला उद्योग और भारत की जो कलात्मक छवि है दुनिया में फिर से स्थापित होगी। मतलब आप इस तरीके से अगर बेहतर लिखे, निष्कर्ष निकालें तो बेहतर होगा। तो भाई बीच जो होता है पर्यटकों का केंद्र होता है ना, खास करके जब जाड़े के दिन होता है, ठंडी के दिनों में यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। उसके बाद बीच से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, गहराई थोड़ा बढ़ेगा करीब 100 फैदम तक। कितने फैदम? आप जानते हैं कि समुद्र के गहराई को हम विद्यार्थी जी फैदम में मापते हैं। समुद्र के गहराई को किस में मापते हैं विद्यार्थी जी? फैदम में। मैं बता दूं, 1 फैदम बराबर होता है 1.8 मीटर। ये आप नोट कर लीजिएगा, 1 फैदम में 1.8 मीटर होता है। अगर आप चाहें तो मीटर में बदल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 180 मीटर। 100 फैदम में कितना मीटर हो जाएगा? 180 मीटर हो जाएगा ना जी। और 1 फैदम में 1.8 मीटर। मुझे उतना गणित नहीं आता, हो सकता गलतियों बता रहे होंगे, अगर गुना भाग आप लोग कर लीजिए। दशमलव वाला गुना तो बिल्कुल हमको नहीं आता, बहुत कमज़ोर रहे साइंस मैथ में शुरू से ही। तो 100 फैदम जो है उसके बराबर 1.8 में गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 मीटर की गहराई भी लिख सकते हैं आप। औसतन 100 मीटर 100 फैदम की गहराई पर जो पार्ट मिलता है उसे बोला जाता है मग्न तट। क्या बोला जाता है? मग्न तट, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। इसको बोला जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट अंग्रेजी में बोलते हैं
कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बनाते चलना है। अब इसको अब साथ साथ बनाते चलिए, इस तरह से कर्व एक बना लीजिए लिस्ट। धीरे धीरे आज पूरा खत्म सर जी, जॉब ऑनलाइन वाले भी टेस्ट देना है, तब कंपटीशन देखने को मिलता ना। ऑनलाइन वाला चैलेंज कर रहे हैं आप लोगों को कि सर ये कहाँ टॉप करता है सब, एक बार ऑनलाइन वाले के साथ दिलवा दीजिए टेस्ट, फिर देख लेंगे सब। कौन बोल रहे हैं बात? संतोष कुमार जी बोल रहे हैं कि देख लेंगे भैया तुम लोगों को। नहीं, बात तो मैं मानता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन वाले से तेज हैं पढ़ने में। इस बात को तो मैं देख लिया हूँ, क्वेश्चन पूछने के जो आप लोगों का जो ढंग है ना, मैं देखा हूँ कि आप लोग का बात कुछ और है ऑनलाइन वाले का, ऑफलाइन वाले भी ठीक हैं। कोई बात नहीं गुरु, हम ऐसे ही 6000 लिख दिए, एवरेज लिख दिए। चलिए, तो ऑनलाइन वाले देखो, तारीफ में फूलना मत, मेहनत करते रहना। तुम लोग रियल तारीफ किया हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अपना मेहनत करना मत छोड़ना। चलो, अच्छा नंबर तुम लोग दिए जा रहे हो, हम बना नहीं पा रहे हैं। सर जी कल मेरा नंबर ऐड नहीं हुआ, तो किसी का ऐड नहीं हुआ है गुरु। चलिए कर लेंगे ऐड, टेंशन मत लो। देखो भाई, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल सेल्फ। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल सेल्फ हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट इसलिए कहा गया कि विद्वान यहाँ तक के भाग को समुद्र का भाग नहीं मानते। क्या मानते हैं? जमीन का ही भाग है, जो कभी जमीन का हिस्सा रहा था पर आज ये समुद्र में डूब चुका है। समझ में आ रहा है बात? इसमें महाद्वीप क्यों लगाए, इसको महासागरीय मग्न तट क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि विद्वान कहते हैं कि कभी ये महाद्वीप का हिस्सा था जो बाद में डूब चुका है समंदर में, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? महाद्वीपीय मग्न तट। इसके बाद तेज ढलान आता है। इसके बाद क्या आता है बच्चों? तेज ढलान, स्लोप आता है, जिस पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। ये जो महाद्वीपीय मग्न तट लिखे हैं, सबसे ज़्यादा मछली पकड़ना, मछली सबसे ज़्यादा पकड़ा जाता है, फिशरीज जिसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाए समंदर में सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पकड़ा जाता है, तो क्या बोलेंगे? बोलो, महाद्वीपीय मग्न तट। सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पकड़ते हैं? महाद्वीपीय, बीच पे नहीं पकड़ते, महाद्वीपीय मग्न तट पर पकड़ते हैं। मछुआरे मछली सबसे ज़्यादा कहाँ से पकड़ते हैं? पूरे समंदर में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ा जाता मग्न तट पर। इसका मतलब समुद्र में गर्म और ठंडी जलधाराएं कहाँ मिल रही थी भाई? महासागर में जहाँ गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से मिलती है, वहाँ प्लैंकटन पाया जाता है, वहाँ भारी मात्रा में मछलियाँ मिलती है। सब पाए हैं हम, सबको पता है ना। हम बताए थे कि लेब्राडोर ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म, वहाँ ग्रैंड बैंक मैंने बताया था। तो भैया मछलियाँ मिलती है बहुत ज़्यादा वहाँ जहाँ ठंडी गर्म जलधाराएँ मिलती हैं। इसका मतलब ठंडी गर्म जलधाराएँ कहाँ मिल रही हैं? मग्न तट के ऊपर। और सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पकड़ा जाता है? मग्न तट पर। तुम याद कर लीजिए इसको आप। ये बात क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं रात को 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे नियम है उनका। समुद्र के किनारे के लोग जो मछली पकड़ते हैं वो दिन में नहीं जाते मछली पकड़ने, वो रात को 11 बजे निकलते हैं जाल लेकर मछली पकड़ने, और लौट कर आते हैं दिन को 2 या 3 बजे। रात को निकलते टिफिन उफिन लेके, नहा के, पूजा पाठ करके, जैसे हम लोग दिन में निकलते हैं ना नौकरी करने, वैसे वो रात को निकलते हैं। रात को 10-11 बजे निकले, पूरा टिका उका लगा के पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा पढ़ के निकले, और पहुंच गए एकदम समुद्र के बीच में, और रहे दिन के 2 बजे तक, 3 बजे तक, और फिर 4 बजते बजते वापस हो जाते हैं। फिर 4 से 6 मार्केट में मछली बेचे, और फिर 6 से लेकर के 10 बजे तक सोए, और फिर जगह स्नान किए, फिर पूजा करके रात में 11-12 बजे समुद्र में। क्योंकि ऐसा इसलिए वो करते हैं क्योंकि उस समय रात को 11 बजे 12 बजे जमीन से समंदर की ओर एक हवा चलती है। रोज रोज हवा चलती है जमीन से समंदर की ओर, जिसको लैंड ब्रीज कहते हैं, जिसको हिंदी में स्थलीय समीर कहते हैं। बिल्कुल सही बात। ब्रीज का मतलब ऐसी हवा जो आपको तकलीफ न दे, ऐसी हवा जो जिसको बस चले तो आपको लगे नहीं क्या बात है, आज क्या हवा चल रही है ना जी। तो ब्रिज का मतलब होता है मंद मंद और बड़ी ही शांत तरीके से चलने वाली हवा।
आंधी तूफान वाली हवा को हम ब्रीज नहीं बोल सकते। समीर उसी को बोलते हैं जो हवा आपके जीवन में सुकून दे, उस हवा को समीर कहा जाता है। नहीं, इसलिए शांत स्वभाव के बच्चों का नाम माता पिता समीर रख देते हैं, और जो उचरुंग स्वभाव का बच्चा होता है उसका नाम बांगड़ या चांगड़ रख दिया जाता है ना जी। हाँ, पवन, अच्छा, हाँ, आंधी तूफान वाले। तो भैया मैं कह रहा हूं कि रात शाम के समय 11 बजे जमीन से समंदर की ओर हवा चलती है। रोज रात को 11 बजे जमीन से समंदर की ओर। तो जो हवा जमीन से समंदर की ओर चलेगी, नाव अगर उसके सहारे जाए तो समुद्र के बीच में आसानी से चला जाएगा। क्यों भाई जी? और दिन को 2 बजे 3 बजे के आसपास हवा समुंदर से जमीन की ओर चलती है, जिसको सागरीय समीर यानी कि ओशियन या सी ब्रिज कहते हैं। सी ब्रिज जो है रात को दिन को 2-3 बजे चलती है। उस हवा में जब समुद्र से जमीन की ओर हवा चलेगी 2 बजे दिन को, तो उस हवा के सहारे वो आराम से एक तिरपाल पकड़ के तट की ओर लौट आएंगे। समझ में आ रहा है बात? इसीलिए मछुआरे रात को 11 बजे निकलते हैं मछली पकड़ने, और दिन को 11-12 बजे जाने का एक और कारण भी है। वो समीर जो है ना, जमीन से जो हवा चलती है समुंदर की ओर 11 बजे नहीं चलती, वो दिन के रात के 6-7 बजे से चलने लगती है। तो बोले सर 6-7 बजे निकल जाते, इतनी रात को 11 बजे निकलने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उस समय टाइड रहता है। एक शाम को 6 बजे से लेके 11 बजे तक ज्वार आता है, चांद समुद्र के पास होती है, उस समय उसके बीच से कोई पास नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है बात ना? तो चांद पास होने के कारण समुद्र में आते रहता है क्या? ज्वार, जिस कारण से नाव पलटने का डर होता है। इसीलिए 11 बजे रात में निकलते हैं वो, और दिन को 2 बजे तक लौट जाते हैं, इंतजार नहीं करते टाइड आने का। और फिर 4 बजे से मछली बेचे, पैसा कमाए, सोए, फिर नहाए, पीछे निकल गए। तो ये चीज़ था। तो सबसे ज़्यादा मछली पकड़ा जाता है महाद्वीपीय मगन तट पर। भूलना है अब कभी नहीं भूलना है। कितना किस महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार टोटल कितना % में है, किस महासागर में कितना, ही बाद में लिखवाएंगे। अभी समझिए सिंपल फोटो। अब देखिए ये जो हमारा है इसको बोलते हैं मगन ढाल। ये भी कहा जाता है कि महाद्वीप का ही हिस्सा हुआ करता था कभी। महाद्वीपीय मगन ढाल। मगन ढाल अंग्रेजी में ढाल क्यों बोले इसको? क्योंकि स्लोप है इसका, ज़्यादा स्लोप ज़्यादा है। बताओ इस पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कर सकते हो? स्लोपी सरफेस पर क्या करिएगा? फिसूल जाइएगा नीचे, नहीं। तो भैया इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप। और इसकी जो एवरेज डेप्थ है बच्चों 2000 मीटर से 3000 मीटर के बीच, 2000 मीटर से 3000 मीटर के बीच कॉन्टिनेंटल स्लोप की जो औसत गहराई है विद्यार्थी जी, वह 2000 से 3000 मीटर। आपकी इच्छा है, इसको गणित मजबूत है तो फायदा में बदल लीजिए, हमारी कोई इच्छा इसमें बदलने का नहीं है। इतना मछली तो सब जगह मिलेगा जी, लेकिन पकड़ नहीं ना पाइएगा। अंदर जाइएगा तो बड़ा मुश्किल ना है। पता चला मछली से बड़ा जीव आपको निकल गया। भूख में बैठा था, आप नीचे गए थे, पता चला कि आप हाँ आहार बन के आ गए वहां से। हाँ तो पानी के ऊपर ऊपर घूमता था, पानी के अंदर नहीं जाता था वो। हाँ तो आप कहाँ समझ रहे हैं कि पानी के अंदर डुबकी मार के आया था वो? ऐसा तो नहीं था कि पानी के अंदर डुबकी लगा लिया वास्को डी गामा, एक जमूरिन के घर के सामने निकला। नहीं, एकदम निकला, बोला कि भाई हम तो समुद्र के देवता हैं जी, हम तो समुद्र से निकले हैं, आप स्वागत कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा प्रश्न पूछते हैं, लेकिन एंजॉय करा देते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए विद्यार्थी जी, आप लोग के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए अब इसके बाद जैसी स्लोप खत्म होता है, एक विस्तृत बिना स्लोप वाला सरफेस दिखाई देता है समुद्र के अतल गहराई में। अतल गहराई का मतलब एकदम डीपेस्ट पार्ट में एक प्लेन सरफेस दिखाई देता है जिसका कोई स्लोप नहीं है। उस प्लेन सरफेस को हम बेसिन कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मैदान। हिंदी में क्या बोलते हैं? मैदान। इसको बोलते हैं डीप ओशियन बेसिन। क्या बोलते हैं विद्यार्थी जी? डीप ओशियन बेसिन। बेसिन। जितना आराम से तसल्ली से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उतना आराम से मैं किसी बैच को नहीं पढ़ाया हूँ। रियल बात बता रहा हूँ, इतना देर में खत्म हो जाता पूरा।
अभी तो पहुँचे ही है पूरा। अब सुनिए गुरु, वो डीप ओशियन बेसिन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं गहन सागरीय मैदान। हिंदी वाले बिल्कुल नाराज हमसे न हो, हम हिंदी के ही रियल में आदमी हैं। गहन सागरीय मैदान, मैदान के बीच, चूंकि मैदान काफ़ी गहराई में है, थोड़ा सोचिएगा दिमाग लगा के विद्यार्थी जी आप लोग, मैदान सबसे गहराई में आ गया, बहुत अंदर आए तो मिला मैदान। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो क्रस्ट की मोटाई होगी वो बहुत कम होगी। बहुत गहराई में जाएंगे तो 20 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर क्रस्ट की मोटाई कम होगी। और आपको जानते हैं विद्यार्थी जी, क्रस्ट के नीचे जब हम जाते हैं तो वहाँ लावा मिलता है। 100 किलोमीटर के बाद जाने पर क्या मिलने लगता है? लावा। तो क्रस्ट की मोटाई जब कम होगा तो जहाँ तहाँ लावा अपने फोर्स से जमीन को तोड़ देगा, और जहाँ तहाँ जमीन में मतलब कि बेसिन वाले पार्ट में, बेसिन जो है ना वहाँ पर ज़्यादा मोटा लेयर नहीं होता, माने क्रस्ट का मोटाई सबसे कम होता है, उसके नीचे में लावा मिल जाएगा। लावा तो पतला सा लेयर है, उसको तोड़ने में बहुत आसानी होगी उसको। लावा अंदर गर्म है, लावा गर्म है और 2 फ्लो मोशन में चल रही है, वो कभी धरती को धक्का दे रही है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। तो धक्का देगी तो जहाँ तहाँ समुद्र का ये सरफेस टूटेगा, जिससे ज्वालामुखी का उद्गार होगा। और लगातार ज्वालामुखी फटने से ओशियन बेसिन में जहाँ तहाँ दीवार का निर्माण हो जाएगा। लगातार ज्वालामुखी का लावा निकलेगा विद्यार्थी जी, तो जाहिर सी बात है लावा के निकलने से एक समय में लावा के जमाव से एक दीवार बनेगा। क्या बनेगा? दीवार। ऐसा फील हो रहा है आप लोगों को? दीवार बनेगा। वो दीवार किसी भी कारण से बन सकता है। कभी समुद्र में बड़ा भूकंप भी आता है ना, तो समुद्र का जमीन या तो उठ जाता है या तो धंस जाता है। मैं पहले भी बताया था, जब कोई बड़ा भूकंप आ जाए तो सुना होगा जमीन में दरार पड़ गया बड़ा सा, ऐसा सुना है आप लोगों ने? जमीन धंस गया, जमीन उठ गया। तो कभी कभी वो दीवार जमीन के धंसने उठने से भी बनता है। बड़ा भूकंप आ जाता है समुद्र के तली में तो समुद्र का जमीन उठ जाता है, जिसको इमरजेंस बोलते हैं। और समुद्र का जमीन धंस गया उसको सबमर्ज बोलते हैं। जमीन का धंसना सबमर्ज और जमीन का उठना इमर्ज। तो कभी कभी वो दीवार इमरजेंस से भी होता है, जमीन उठ गया जिससे भी दीवार बन गया। क्लियर है? लेकिन कभी कभी वो दीवार समुद्र के लेयर के फटने के बाद ज्वालामुखी के लावा के निकलने से भी वो दीवार बनता है। जिस कारण से भी ओशियन बेसिन में दीवार का निर्माण हो जाए, इस लंबा दीवार जिससे समुद्र बट जाए हिस्सों में, उस दीवार को कटक या रीज कहते हैं। उस दीवार को कटक या रीज, जरूरी नहीं है कि लावा से ही बने। जमीन में भूकंप, समुद्र के जमीन में भूकंप आने से भी ये दीवार कायम हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का मिट्टी या जीव जंतुओं के अवशेष के जमाव से भी दीवार कायम हो सकता है। क्लियर है? ये दीवार किसी भी कारण से बने, ज़्यादातर ये दीवार लावा से ही बना हुआ है। इसी दीवार को कटक या रीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रीज। और सुनिए बात, और जैसे ही समुद्र के किनारे आप जाओगे विद्यार्थी जी, तो आपको एकदम से गहरा और नैरो पार्ट दिखेगा। समुद्र के किनारे में, कोई भी समुद्र में जाइएगा ना, सुन लो मेरी बात, कोई भी समुद्र में जाओगे तो समुद्र के किनारे में एकदम नैरो और डीपेस्ट एंड नैरो पार्ट, यानी कि गहरे और संकीर्ण भाग आपको मिलेगा। इस गहरे और संकीर्ण भाग को विद्यार्थी जी हम पहले बता चुके हैं, प्लेट टेक्टोनिक आपको, उसको हम ट्रेंच कहते हैं। ट्रेंच का निर्माण मैंने बताया था कि हमेशा समुद्र के किनारे में ही होता है। बताया था आप लोगों को ये बात? ट्रेंच का निर्माण समुद्र के किनारे होता है, बताया था आप लोगों को या नहीं बताया था? बोलो। बताए थे कि जब 2 प्लेट टकराते हैं तो प्लेट किनारे से ही नीचे जाता है। जहाँ से प्लेट नीचे गया, मान लीजिए समंदर का प्लेट था, जमीन का प्लेट, दोनों टकराया तो भारी प्लेट, समुद्र का प्लेट हमेशा भारी प्लेट होता है जमीन का प्लेट के तुलना में। तो टक्कर का नियम है, कॉलिजन का रूल है कि जब 2 हल्की और भारी चीज टकराते हैं तो भारी हमेशा नीचे चली जाती है। तो समुद्र का प्लेट जब नीचे जाएगा तो बीच से नीचे जाएगा, किनारे से नीचे जाएगा? किनारे से ना नीचे जाएगा जी। तो समुद्र का सबसे गहरा भाग कहाँ बन जाए? नीचे जाएगा, वही ना बनेगा गहरा भाग। तो समुद्र का जो सबसे गहरा भाग होता है, नैरो पार्ट होता है, वो हमेशा किनारे में मिलता है। क्यों? समझ में आया बात आप लोगों को? और किनारे में तो डीपेस्ट एंड नैरो पार्ट ऑफ अर्थ इज नोन एज ट्रेंच, यानी समुद्र का सबसे गहरा और संकीर्ण भाग को गर्त कहते हैं। और महासागर में वर्तमान में
57 गर्त, 57 ट्रेंच का खोज हो चुका है महासागर में। अच्छा कोई नहीं, नाम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, कल का चैप्टर से बता रहे हैं विशाल राज, इसको समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, अभी क्या बताया कि दिमाग तत्काल जो पढ़ाया जाए, हो गया, समझ में आ गया? ट्रेंच समझ में आया? टोटल कितने ट्रेंच खोजे गए अभी तक? 57। उसमें से विद्यार्थी जी आपको बता दे, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ट्रेंच 32 है। प्रशांत महासागर में, पीओ मतलब पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में 32 गर्त है। उसके बाद आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर में टोटल 19 ट्रेंच है। और उसके बाद इंडियन ओशन में विद्यार्थी जी टोटल 6 ट्रेंच हैं। कितने ट्रेंच हो गए? अब गिनती करिएगा, हमारा यहाँ भी कमजोरी है, कहीं हो सकता है 58 को ना लिख दिया। 6 9 6 15 2 17 7, हाथ में 1 1 1 2 3 2 5 57 हो गए। ठीक, तो ठीक जुड़े हैं। तो भैया वैसे आप जोड़िएगा मत, याद कर लीजिएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर से लिख देना है। प्रशांत महासागर में 32, अटलांटिक महासागर में 19 और इंडियन ओशन हिंद महासागर में टोटल 6 ट्रेंच। इनमें सबसे गहरी कौन, ये भी लिखवाए नहीं, फिर लिखवा देंगे। हो गया, समझ में आया इतना? इसको आप बना लिए भाई, सबका बन गया। तो अब चलते हैं कि कितने प्रतिशत पर कहाँ किसका विस्तार है। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए मग्न तट का। प्रतिशत 3 ही लोगों का जानना है, 3 ही लोगों का प्रतिशत जानना है। एक आपको जानना है प्रतिशत मग्न तट का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। दूसरा जानना है कॉन्टिनेंटल स्लोप कितना विस्तृत है कहाँ। तो लिखिए सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट, हेडिंग डाल दीजिए पहला पॉइंट, और उसको लिख लेना है कि कहाँ कितना विस्तृत है उसके बारे में। महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए उसके बारे में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट, लिखिए पूरे महासागर का 8.6, पूरे ओशियन का 8.6% भाग पर ये फैला हुआ है। पूरे महासागर का जो एरिया है उसके 8.6% पर इसका फैलाव है। पूरे महासागर के एरिया पर क्वेश्चन आ जाए कि टोटल जो महासागर का 71% है उसको 100% मान लीजिए। महासागर के 71% को आप क्या कर दीजिए 100%। क्लियर है? उसके 100% में कितना परसेंट पर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ? 8.6। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं? महासागर का जो हिस्सा है टोटल हिस्से के 8.6% भाग पर मग्न तट का विस्तार है। सबसे ज्यादा है अटलांटिक महासागर में 13.3% भाग पर। अटलांटिक महासागर में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अटलांटिक ओशियन में कितना है भैया 13.3%। अटलांटिक महासागर में कॉन्टिनेंटल शेल्फ, टोटल कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितना है बोलो 8.6। उसमें से अटलांटिक महासागर में कितना है 13.3, प्रशांत महासागर में 5.7, प्रशांत महासागर में 5.7% है। और इंडियन ओशन में 4.2%, हिंद महासागर में 4.2% भाग पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का टोटल विस्तार कितना है विद्यार्थी जी 8.6%। सबसे ज्यादा उसका विस्तार पूछे तो किस महासागर में है? अटलांटिक में 13.3%। उसके बाद किस में है भैया? प्रशांत महासागर में 5.7, एकदम याद कर लो यहीं पर। और हिंद महासागर में 4.2%। अब लिखे कॉन्टिनेंटल स्लोप का विस्तार क्या? अच्छा बोले तो इंग्लिश में। अच्छा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो विस्तार है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ 8.6% पे हो गया। फिर बोले अटलांटिक ओशियन में 13.3% पर है। अटलांटिक ओशियन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो एक्सपेंशन है, अटलांटिक महासागर को अंग्रेजी में बोलते हैं अटलांटिक ओशियन, 13.3% पे है। इसमें अंग्रेजी कहाँ जरूरत है? पैसिफिक ओशियन में 5.7% है।
माने कॉन्टिनेंटल सेल्फ का जो विस्तार है, एक्सपेंशन है, वो प्रशांत महासागर में 5.7% पर है, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में 4.2% भाग पर है। हो गया क्लियर है, समझ में आया भाई? अच्छा, अब अंग्रेजी हिंदी का क्या समस्या है, बोलो जी, क्या दिक्कत अब है? अच्छा आगे आओ, नेक्स्ट आओ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। कौन? हाँ जी, प्लेट तो किनारे तक है, बीच तक है प्लेट। क्या हाँ सेल्फ ब्रेक कह सकते, सेल्फ वहां से खत्म हो गया, क्या दिक्कत है? सेल्फ ब्रेक बोल दीजिए। अब जहां से सेल्फ शुरू होता है बीच ब्रेक कर दीजिए, और जहां से स्लोप खत्म स्लोप ब्रेक कर दीजिए। क्वेश्चन से आगे आइए, क्या करते हैं, कहीं कहीं नाम दे देते हैं लोग। अब रहिए, क्या है भैया, लिखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये टोटल ओशियन का 8.5% पर है। कॉन्टिनेंटल स्लोप कितना है? टोटल ओशियन का 8.5%। याद रहेगा नहीं भी, क्योंकि स्लोप से मात्र 0.1% कम है, तो याद तो रहेगा ही। पूरे सुन लो, अब इधर उधर मत देखो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है टोटल ओशियन का कितने परसेंट पे है बताओ? 8.5% पे है। कॉन्टिनेंटल स्लोप 8.5 पर है। अटलांटिक महासागर में ही ये ज़्यादा है। जैसे स्लोप ज़्यादा था कहाँ, सेल्फ भी अटलांटिक में ज़्यादा था, इसका विस्तार भी अटलांटिक में ही ज़्यादा है। तो अटलांटिक महासागर में है 12.4%। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है, कॉन्टिनेंटल स्लोप अटलांटिक महासागर में 12.4% पर है। अटलांटिक महासागर में 12.4% पर है, लिख लिए। प्रशांत महासागर में 7%, पैसिफिक ओशियन में 7% और इंडियन ओशन में 6% पर है। नोट कर लीजिए भाई, कॉन्टिनेंटल स्लोप टोटल कितने परसेंट पे है विस्तृत? 8.5। उसमें अटलांटिक में कितना? 12.4, प्रशांत में 7 और इंडियन ओशन में 6% भाग पर फैला हुआ है। अब आगे आइए, ओशियन बेसिन का विस्तार। डीप ओशियन बेसिन का विस्तार लिखिए। डीप ओशियन बेसिन का विस्तार 75.9% पे। पूरे समुद्र के सोचिए, सबसे ज्यादा विस्तार इसी का है समुद्र में। विस्तृत गहन डीप ओशियन बेसिन का विस्तार टोटल सागर में, पूरे महासागर को मिला ले, सुनो, तीनों महासागर को मिला लें तो, चारों महासागर को मिला लीजिए तो ओशियन बेसिन का जो विस्तार है वो 75.9% भाग पर है। 75.9% भाग पर है। अब सुनिए मेरी बात, अभी तक क्या था? कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इन दोनों का विस्तार अटलांटिक में ज़्यादा था, लेकिन डीप ओशियन बेसिन में सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है विद्यार्थी जी? डीप ओशियन बेसिन में सबसे ज़्यादा विस्तार प्रशांत महासागर में है। देखिए पैसिफिक ओशियन में है 80.3%। पैसिफिक माने टोटल महासागर का। सुनिए, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये जो आपने परसेंटेज लिखा, हमने कहा कि 12.4%, मतलब पूरे अटलांटिक महासागर का जो एरिया है उसका 12.4%। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पूरे हिंद का जो एरिया है, इस तरीके से हिंद का एरिया उसका 6% पर। ये कहने का मतलब है, हमने कहा टोटल 75.9% पे है ओशियन बेसिन। महासागरीय मैदान कितना है जी? 75.9, यानी लगभग 80% पे है। उसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है? प्रशांत में। यानी प्रशांत महासागर का जो टोटल एरिया है उस एरिया का 80.3, उस एरिया का 80.3। जो डीप ओशियन बेसिन की बात करें तो पैसिफिक ओशियन में 80.3%, यानी प्रशांत महासागर के 80.3% हिस्सा पर क्या है? डीप ओशियन बेसिन है, महासागरीय मैदान है। और अटलांटिक, उसके बाद दूसरे नंबर पे हिंद महासागर 80.1। इंडियन ओशन जो है इसमें मैदान का विस्तार है 80.1%। और अटलांटिक महासागर जो है वहाँ 54 कितना? 9%, 54.9%। समझ में आ रहा है बात? डीप ओशियन बेसिन का लगभग विस्तार, ऐसे याद रखो, 75.9 याद मत रखो, लगभग 80% हिस्सा पर डीप ओशियन बेसिन का विस्तार है।
80% हिस्से पर किसका विस्तार है जी? डीप ओशियन बेसिन का। लेकिन प्रशांत महासागर जो टोटल एरिया है उसका 80.3%, इंडियन ओशन का 80.1% और अटलांटिक महासागर का 54.9 यानी कि लगभग 55% हिस्सा पर क्या है, यानी महासागरीय मैदान का सबसे कम विस्तार कहाँ है भाई? वहां तो आप देखिए लिए कि ज्यादा विस्तार वहां कौन सी का है? ज्यादा विस्तार वहां मगन तट का है, 13 और 12, 13 + 23 = 25, लगभग 26% पे तो खाली अटलांटिक महासागर के 26% पे तो वही हो गया, मगन तट और मगन ढाल। इसके बाद कुछ पे कटक होगा, कुछ पे गर्त होगा, कुछ बीच का हिस्सा होगा, मिला लेंगे तो 54 पे आ जाएगा। ज़्यादा एरिया तो उसमें वो ले लिया। तो याद करने का तरीका भी है कि उधर स्लोप और सेल्फ उसमें ज़्यादा है तो उसमें मैदान कम हो गया, और जहाँ स्लोप और सेल्फ कम है वहाँ मैदान ज़्यादा बड़ा हो गया। तो प्रशांत महासागर में ज़्यादा है, उसके बाद लगभग उसी के बराबर इंडियन ओशन में भी मैदान का हिस्सा है, और अटलांटिक महासागर में सबसे कम। यानी ये प्रशांत महासागर के टोटल एरिया का इतना, हिंद महासागर के टोटल एरिया का इतना, और अटलांटिक का टोटल एरिया का इतना। समझ में आ रहा है? वैसे टोटल मैदान का विस्तार है 75.9। क्लियर है? मैंने 76 लगी, 80 कह रहे 76। हाँ क्या? हाँ हाँ, कॉन्टिनेंटल राइज में क्या आता है? कटक आता है। राइज मतलब जहां जहां उठा हुआ है वो। अरे भाई, कॉन्टिनेंटल राइज का मतलब आप क्या समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं भी राइज आपको मगनतट में भी मिलेगा, राइज आपको मगनढाल में भी मिलेगा। राइज का मतलब इतना होता है कि जहाँ पर समुद्र बाकी के हिस्सा के तुलना में उठा हुआ नजर आए उसे राइज कहते हैं। क्लियर है? वो कोई आकार नहीं होता। जहाँ भी इमरजेंस के कारण, समुद्र में भूकंप के कारण जब इमरजेंस होता है ना, तो वहाँ राइज हो जाता है, वहाँ पर उठा हुआ भाग होता है, उसी को ओशियन राइज या कॉन्टिनेंटल राइज के नाम से हम जानते हैं। आपको एक जगह पे मिला होगा कहीं, लेकिन हर जगह वो मिलता है। राइज कहीं मिल सकता है, लेकिन जो दीवार है आपका बीच में, ये आपका भी एक राइज के समान ही है। रीज जो है आपका एक तरह से कॉन्टिनेंटल राइज ही तो है, चाहे वो लावा के जमाव से हो या फिर भूकंप के कारण हो। अब लिखिए कटक, रीज। अभी रीज का कहानी अभी हुआ नहीं है। तीनों महासागर में रीज, सबसे ज्यादा रीज कहाँ विस्तृत है बताओ? सबसे ज्यादा रीज का विस्तार कहाँ है? सबसे ज्यादा रीज का विस्तार है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में रीज का विस्तार है। कितनी लंबाई है बताइए? अटलांटिक महासागर में कटक का विस्तार, यानी रीज का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा है। अटलांटिक महासागर में जो रीज है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत है। अटलांटिक महासागर में रीज का विस्तार सबसे ज़्यादा है। अटलांटिक महासागर में रीज का विस्तार सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर रीज की लंबाई है 14,400 किलोमीटर। कितना है भैया? 14,400 किलोमीटर। यानी महासागरीय मैदान में जो दीवार है वो दीवार की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। अगर आप अटलांटिक महासागर के मैप बनाएं, यदि आपकी इच्छा है थोड़ा मैप में देख लें क्या है। अगर मैप में अगर आप देखते हैं अटलांटिक महासागर को, इधर से आप बना लीजिए अफ्रीका महादेश, इधर यूरोप हो गया, तो ये अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड से लेकर इस आकार में समुद्र के बीचों बीच एक कटक है, दीवार है। इसी दीवार को इसी दीवार की टोटल जो लंबाई है वो कितना है? महासागर के बीचों बीच, महासागर के मैदान में इसी तरह का एक दीवार है, लंबा, कहीं भी कटा छटा नहीं है। उस दीवार का नाम है मध्य अटलांटिक कटक। इसका नाम क्या है जी? मिड अटलांटिक रीज। मिड अटलांटिक रीज इसको कहते हैं, यानी मध्य अटलांटिक कटक। पूछा जाए कि मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार टोटल कितना है? मध्य अटलांटिक कटक का विस्तार कितने किलोमीटर में है?
14,400 किलोमीटर। इस कटक को 2 बराबर भागों में बांटता है इक्वेटर। इस कटक को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? इस दीवार को 2 बराबर हिस्सों में इक्वेटर बांट देता है। इस कटक की टोटल लंबाई कितना है जी? 14,400 किलोमीटर। इतनी लंबाई में लावा का जमाव हुआ और एक दीवार बन गया समुद्र के बेसिन में। इस दीवार को विषुवत रेखा के ऊपर में डॉल्फिन रिज कहा जाता है। तुम जो उभार बोल रहे हो ना, राइज उसी को बोलते हो, उभार है ना, तो इसको बोलते हैं भैया डॉल्फिन उभार। क्या बोलते हैं इसको? डॉल्फिन रीज, डॉल्फिन उभार या डॉल्फिन कटक या डॉल्फिन रीज। अंग्रेजी में भी डॉल्फिन होगा, डॉल्फिन रीज। और सुनो, ऐसे पूरा है मध्य महासागर अटलांटिक कटक, लेकिन इक्वेटर के उत्तर वाले को विद्वान क्या बोलते हैं? डॉल्फिन रीज। और दक्षिण वाले को बोलते हैं चैलेंजर रीज। चैलेंजर रीज नोट कर लीजिए। उत्तर वाले को बोलते हैं डॉल्फिन रीज और दक्षिण वाले को बोलते हैं चैलेंजर। मैंने पूछा जाए अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में जो कटक है, अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में जो कटक है, उस कटक को हम क्या बोलते हैं जी? डॉल्फिन रीज। और जो दक्षिण में है उसका नाम है चैलेंजर रिज। बना लीजिए इसको। हो गया? इसको बनाइए, आउटलाइन भी बना लीजिएगा। आउटलाइन से क्या होता है कि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखो, याद करना इसमें ज़्यादा है, याद करना इसमें थोड़ा सा अधिक है। देखिए, ग्रीनलैंड है ये। कौन सा देश है ये? ग्रीनलैंड। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे कटक का थोड़ा ज़्यादा विस्तार है। कटक का एरिया ग्रीनलैंड के नीचे अधिक है। उस कटक का जो विस्तार ग्रीनलैंड के नीचे ज़्यादा दूरी में है, उसको बोलते हैं टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार नोट कर लीजिए विद्यार्थी जी। ग्रीनलैंड के नीचे जो विस्तृत कटक पाया जाता है, ग्रीनलैंड के नीचे जो विस्तृत कटक मिलता है, उसे बोलते हैं टेलीग्राफिक पठार। टेलीग्राफिक पठार, प्लेट्यू, टेलीग्राफिक प्लेट्यू लिख देते हैं अंग्रेजी में। टेलीग्राफिक, टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहते हैं विद्यार्थी जी, टेलीग्राफिक प्लेट्यू। ग्रीनलैंड के नीचे इस प्लेट्यू का बहुत ज़्यादा विस्तार है, इसलिए इसे टेलीग्राफिक प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। हो गया जी। सुनिए, एक और शाखा कटक है। सुनिए इधर, ये सब कुछ नहीं है, कुछ ज्ञान और कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। एक और लावा का उद्गार हुआ था आइसलैंड और नॉर्वे के बीच। आइसलैंड और नॉर्वे के बीच एक और कटक बना हुआ है, इसी से लगा हुआ एक दीवार है। इस दीवार को कहा जाता है बीबिल थॉम्सन कटक, बीबिल थॉम्सन रीज, थॉम्सन रीज कटक, बीबिल थॉम्सन। बीबिल थॉम्सन रीज
बीविल थॉम्सन रिज, एक और लावा का उद्गार हुआ है आइसलैंड से लेकर नॉर्वे तक, उस दीवार को क्या बोलते हैं? बीविल थॉम्सन कटक, बीविल थॉम्सन रीज। क्लियर है? एक बीच से एक और कटक का विस्तार होता है न्यूफाउंडलैंड की तरफ। इधर न्यूफाउंडलैंड था ना जी, न्यूफाउंडलैंड एक द्वीप है यहाँ पर न्यूफाउंडलैंड एक क्या है? द्वीप। तो एक कटक न्यूफाउंडलैंड की तरफ जाता है और एक कटक इधर एक द्वीप है ओजोर्स द्वीप, उधर जाता है। तो इसका नाम पड़ जाता है न्यूफाउंडलैंड कटक, न्यूफाउंडलैंड कटक, फाउंडलैंड कटक, न्यूफाउंडलैंड रीज। इसका नाम पड़ जाता है ओजोर्स रीज, ओजोर्स कटक। ये सब द्वीप के नाम पर है। एक कटक की शाखा मेन कटक से कहाँ जाती है? न्यूफाउंडलैंड के तरफ, तो उसे न्यूफाउंडलैंड रीज बोलते हैं। एक शाखा चली जाती है ओजोर्स द्वीप के तरफ, तो इसको बोलते हैं ओजोर्स। एक भूमध्य रेखा, सुनिए, एक इक्वेटर से भी जाती है इधर और एक जाती है इधर। दो कटक है भैया, एक इक्वेटर के पश्चिम में और एक इक्वेटर के पूरब में। पहले दोनों लिखिए फिर लिखते हैं। ये सब शाखाएं हैं छोटी छोटी, लावा निकला है तो दीवार टाइप का बन गया साइड में। तो न्यूफाउंडलैंड की तरफ गया तो न्यूफाउंडलैंड कटक, न्यूफाउंडलैंड रीज। अच्छा, ओजोर्स आइलैंड की तरफ गया तो ओजोर्स रीज। रटने की इसमें क्या बात है। और जो आया किधर? विषुवत रेखा से उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, विषुवत रेखा के उत्तर पश्चिम में जो आया उसका नाम पड़ा सियरा लियोन उभार। क्या नाम पड़ा? सियरा लियोन कटक, सियरा लियोन कटक। और जो पश्चिम में आया उसका नाम पड़ा पारा कटक, पारा कटक, पारा उभार या पारा उभार है आपके अनुसार पारा राइज। क्या होगा जी? पारा राइज, सियरा लियोन कटक, सियरा लियोन कटक। इधर हो गया पारा कटक, सियरा लियोन और पारा। इतनी बात आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इतना बात अगर वो लिख दिया तो उसका किताब कितना मोटा हो जाएगा? काफ़ी मोटी। पता चला एक ही चैप्टर में उसको ख़त्म करना है 4 पेज में, पूरा समुद्र विज्ञान उसको ख़त्म कर देना है 10 पेज में, क्योंकि उसको पूरा भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड का डाल देना है टोटल 85 से 90 पेज में। हाँ, सविंदर सिंह में मिल जाएगा ये सब, ठीक है। तो सविंदर सिंह इतना मोटा किताब लिखे हैं, वो बेवकूफ़ तो नहीं है। एनसीईआरटी लिखने वाले चालाक ज़्यादा तो नहीं थे कि हम 85 पेज में निपटा दिए। उनकी भी कमी नहीं, वो जानते हैं कि अभी +2 का बच्चा है, कितना सियरा लियोन करवाएंगे। बस एक लाइन कटक का बता देंगे, 14,400 किलोमीटर है। ज़्यादा खुश होंगे तो बता देंगे उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक और नीचे वाले को चैलेंजर कटक बोलते हैं बस। और ग्रीनलैंड के नीचे में क्या बोलते हैं भैया? याद कर लो यहीं पर, टेलीग्राफिक पठार। और जो चला गया आइसलैंड की तरफ उसको क्या बोलेंगे? बीविल थॉम्सन कटक। और जो चला गया न्यूफाउंडलैंड की तरफ, न्यूफाउंडलैंड कटक। ओजोर्स द्वीप की तरफ ओजोर्स कटक। और इक्वेटर से 2 तरफ निकला, एक को सियरा लियोन, एक को पारा कटक। अब पूरे को बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रीज। उसके उत्तरी भाग को डॉल्फिन रीज और दक्षिणी भाग को चैलेंजर रीज। याद हो गया जी? टोटल लंबाई 14,400 किलोमीटर। अब बच गया हिंद महासागर का रीज। कल हम लोग हिंद महासागर का रीज बता के 10 मिनट, क्या बोलो 10 मिनट में कल हमारा आराम से हिंद महासागर का रीज खत्म हो जाएगा। और थोड़ा प्रशांत महासागर का रीज थोड़ा सा है, सबसे कम रीज का विस्तार प्रशांत महासागर में है। सबसे ज़्यादा रीज कहाँ विस्तृत है? अटलांटिक महासागर में। यानी एक चीज़ कॉमन हो गया कि महासागर के मैदान को छोड़कर सभी चीज़ों का विस्तार ज़्यादा कहाँ है? अटलांटिक में। एक तो कॉमन चीज़ हो गया याद करने के लिए। और सबसे कम जो है रीज का विस्तार प्रशांत महासागर में है। वो करके 10-15-20 मिनट लगेगा और कल ही हम लोग क्लाइमेट की शुरुआत कर देंगे। समझ में आया जी? अरे समझ में आया पूरा चैप्टर? चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, शुभकामनाएं। नहीं आया समझ? आज बोर हो गए क्लास में? नहीं, थोड़ा सा है तो इसमें कहाँ कुछ समझा सकते हैं? इसमें क्या समझिएगा?
हाँ, नाम इतना था एग्जाम में भी आज तक हम ही देखे हैं, आज तक नहीं। सिएरा लियोन उतना नाम नहीं आता, नहीं सुनिए, नाम पूछा है तो चैलेंजर और डॉल्फिन तक, इसके आगे यूपीएससी भी नहीं गई है। यूपीएससी भी चैलेंजर रिज और डॉल्फिन रिज पूछ के काम खत्म कर दिया है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में कटक को क्या बोलते हैं, डॉल्फिन रिज, चैलेंजर रिज, यही पूछ के समाप्त कर दिया। बाकी कोई बात नहीं, कर लिया, आराम से याद हो गया। वैसे ही कल हम लोग करवा देंगे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, और कल की शुरुआत होगी लेयर ऑफ, माने अगली क्लास जब भी होगी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल नया टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी है, बिल्कुल नया फ्रेश, समुद्र विज्ञान खत्म हुआ। और जिनका जो छूटा है, जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ही हमारा नया बैच आएगा, मतलब आप जैसे मान लीजिए जिनका खत्म हो रहा है सिलेबस, तो इसी बैच में न्यू बैच डालेंगे, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, भूगोल की शुरुआत करेंगे, उसमें आपका छूटा हुआ सब होता जाएगा। इसलिए बिल्कुल बढ़िया बैच है, इसको जो छोड़ना नहीं है, इसी बैच में ज्वाइन रखना है और मेहनत करना है, सीखना है रोज़ कुछ। एक टर्म पढ़ाते हैं हम चाइल्ड एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, अधिगम एक टर्म आता है। अधिगम का मतलब होता है नई नई चीज़ों को क्या करना, ग्रहण करना और सीखना। हाँ, सीखने